हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो अगेन वी आर बैक विद द पॉलिटी। आई थिंक ये फिफ्थ लेक्चर है पॉलिटी का, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग अबाउट इट। सो मेरा नाम है आकाश एंड स्वागत करते हैं आप सभी का ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रोसीडिंग। देखो आज का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इंटरेस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम के ऊपर अगर पॉलिटी में मतलब फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ना प्रियम्बल और इसके फॉलोड अप जो टॉपिक्स है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। whether we talk about UPSC, whether we talk about SSC, whether we talk about JKSSB, any exam you can pick, you will find questions related to these topics which are going to be coming up in the next session itself. ठीक है, चलो फिर सारा लेट नहीं करते हैं एंड उससे पहले these are little bit introduction about myself. अगर आप चाहे तो थोड़ा सा देख सकते हैं पॉज करके एंड yeah, very important stuff here. Triple S provides you the daily free test. तो आप वहां पर जाकर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है, इतना अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या ऐप है ट्रिपल एस का, जाके डाउनलोड करो। ये वाले लेक्चर्स भी वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हो और प्लस आपके जो और पेड कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम विच आर कमिंग अप रिलेटेड टू JNK। सो ये सभी एग्जाम से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक दोस थिंग्स आउट एज वेल। और फ्री टेस्ट देना मत भूल लेना, क्योंकि फ्री टेस्ट क्या है ना, फ्री है यार, फ्री है तो जितना मर्जी आप जितना भी लर्न आपको करने को मिलेगा। आई थिंक यू शुड गो अबाउट इट। और पॉलिटी का जस्ट भी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज वी हैव कवर्ड डिसेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स राइट नाउ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी जाकर कोई भी क्वेश्चन लगाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं प्रियम्बल के रिगार्डिंग। देखो हमने ये कहाँ गया, ये है प्रियम्बल अपना, लेकिन अपने को यहां से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पहले इसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट प्रियम्बल, देखो कल भी मैंने आपको समझाया था कि प्रियम्बल बेसिकली है क्या, है ना। हम कल देख रहे थे कि ओवरव्यू लिया था हमने, है ना, शेड्यूल्स क्या है क्या नहीं है। अच्छा बाय द वे आज मैं शेड्यूल्स के बारे में आपको हल्का सा ना एक ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में ऐसा लगा कि मैंने शेड्यूल्स को थोड़ा सा जल्दी सा उड़ा दिया। तो कुछ लोगों को तो इसके बारे में पता है, ट्रिक तो सबको पता है खैर, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी इनसाइट्स नहीं पता है। तो मैं एक बार शेड्यूल्स को आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा में नहीं पढ़ना बिकॉज डिटेल में हम लोग आर्टिकल्स में पढ़ ही लेंगे, बट स्टिल आई विल गो अबाउट इट। ओके, तो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। प्रियम्बल बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है आपका कुछ नहीं है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। क्या है आपका इंट्रोडक्शन है, या फिर इंट्रोडक्शन मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट, या फिर समराइज भी करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, एक तरह की क्या है समरी है। तो समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संविधान की क्या है समरी है। मतलब अगर आपको इतनी मोटी बुक समझ नहीं आ रही है, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करो, हम क्या करते हैं हमेशा बुक का पीछे वाला पेज होता है। अरे वाह, आज देखो लूसन मेरे बाजू में पड़ी है, मतलब मैं लूसन पढ़ता नहीं हूँ डेली, ठीक है, बस अपनी साइड में पड़ी होती है। यार इस पे लिखा नहीं है ना, कोई और एग्जाम्पल की कोई और बुक वगैरह कुछ मिल जाए मेरे को तो आई कैन टेल यू। चलो मेरे को भी है नहीं कोई, वरना क्या होता है ना बुक का, देखो अगर फ्रंट आपको कोई भी अगर कोई वैसे आप बुक वगैरह पढ़ो तो उसका क्या होता है, पीछे वाले बुक के ऊपर से डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि अगर मोटा मोटा दिस बुक इज अबाउट या अबाउट द ऑथर, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो इससे क्या फायदा रहता है आपको कि मतलब आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि बुक किसके अबाउट है, बिल्कुल क्रक्स होता है बुक का, एक सिंगल 2-4 लाइन में लिखा होता है। तो ये प्रियम्बल बेसिकली वो वैल्यूज के रिगार्डिंग बात करता है, वो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात करता है, फिर समरी के रिगार्डिंग बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो प्रियम्बल है ना, ये कहां से निकल कर आया है, देखो ये है आपका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद आ रहा है कुछ, हवा लग रही है कुछ, हमने कुछ 1-2 क्लास पहले हमने इस टर्म के बारे में जिक्र किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर दिमाग में आ ही गया तो फटाफट से बता दो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है ना। यार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ना पिछली 1-2 वीडियो से कमेंट थोड़े से डिक्रीज हो गए, तो यार कमेंट करना बंद मत करो, बिकॉज दिस इज द ओनली पॉसिबल वे जिससे मैं आप लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। एंड मुझे इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ भी कमेंट करते हो। और दूसरी बात, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास होगी या फिर दूसरी आपके मतलब कमेंट बाद में जो करते हो, कुछ लोग का क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, उसका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है, आंसर का गलत हो जाता है, तो क्या करते हैं, उठा के कमेंट डिलीट कर देते हैं। यार आप मुझे बताओ ये क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई आर यू लाइक डिलीटिंग द अटेम्प्ट, जो भी आपने अटेम्प्ट किया उसको क्यों डिलीट कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपको हमेशा बोला है कि आपका आंसर सही हो, आपका आंसर गलत हो, जो आपको लगता है, जो आपके दिल में, आप उसका आंसर वहां पे लिख दो। फीडबैक चलो अलग की बात है, मैं क्वेश्चंस के आंसर की बात कर रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको आंसर सही बताऊंगा ना यार, तो क्या कौन सी दिक्कत वाली बात है। और अगर यहीं पर गलती कर लोगे तो कम से कम पेपर में जाके गलती नहीं करोगे, क्योंकि पेपर में डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता।
दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार मैंने तो गलत आंसर कर दिया, दुनिया तो सही आंसर कर रही है, तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे आप किसी को नहीं जानते, आप पर्सनली तो मुझे भी नहीं जानते, ठीक है, सबकी बात छोड़ो, आप तो मुझे अपने टीचर को नहीं जानते प्रॉपरली, तो किससे डर रहे हो? सबके सब यहाँ पर पढ़ने, जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको जाने दो, आप यहाँ पर बिना डरे आंसर करो। जिन लोगों को आप जानते नहीं, उनके ओपिनियंस को लेकर आप इतना मैटर कर रहे हो, तो आगे तो क्या ही करोगे, है ना? जब जिन लोगों को जान लोगे उनको कैसे आंसर कर पाओगे? तो अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो जिंदगी के रिगार्डिंग। जब पढ़ रहे हो, इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यार एग्जाम होगा, देखी जाएगी, जब एग्जाम आएगा तब मैं फुल्ली प्रिपेयर रहने वाला हूं या फुल्ली प्रिपेयर रहने वाली हूं। तो इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डोंट लाइक मतलब उसमें ना कोई शर्म नहीं होती, उसमें कोई लज्जा नहीं होती। मैं पर्सनली मैंने खुद बहुत सारी गलतियां की है पढ़ाई पढ़ने के दौरान, पर मुझे आई एम वेरी थैंकफुल कि वो गलतियां कर दी, बिकॉज मैं पेपर में जाके वो गलतियां नहीं करी। ठीक है, चलो मैं भाषण ज्यादा हो जाएगा तो मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन, तो आई रियली होप कि इस बार की इस वीडियो में जो कमेंट्स आएंगे मजा आ जाएगा कमेंट पढ़ के, और हर वीडियो में किया करो यार, मजा आता है। ठीक है, ओके, तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजल्यूशन वाज द फर्स्ट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किस तारीख को हुआ था ये तो बता दो कम से कम। अब मैं सारा तो आंसर दे ही दिया, अब ये बता दो आप। ठीक है, ये बेसिकली प्रियम्बल किसके रिगार्डिंग बात करता है, मतलब क्या है क्या इसके अंदर? देखो ये बेसिकली बात करता है कंटेन्स द आइडियाज या फिर आइडियल्स कह लो, एस्पिरेशंस कह लो, किसकी? जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो फाउंडिंग फादर्स हैं ना, उनके आइडियाज हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं कि हमारा संविधान कुछ इस प्रकार से होना चाहिए या हमारा देश कुछ इन प्रकार की वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया है। कंटेन्स द आइडियल एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया, इंडिया क्या बनना चाहता है, इंडिया क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है। ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, तो मैं ये बताना भूल गया, प्रियम्बल हमने लिया कहां से है? ये हमने लिया यूएसए से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल बता दिया था वैसे, पर यहाँ पर भी एक बार लिख लो, टेकन फ्रॉम यूएसए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और या इंट्रोडक्शन टू समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका 13 दिसंबर को आपका आया था। ठीक है, और ये जो अडॉप्ट होता है ना, प्रियम्बल जो आपका अडॉप्ट होता है 13 दिसंबर को तो इंट्रोड्यूस हुआ, अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब अडॉप्ट हुआ? ये आपका होता है 22 जनवरी 1947। देखो ये मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका था कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर इसको ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट अडॉप्ट किया गया वो काफी देर के बाद किया गया, 22 जनवरी 1947 को यह किया गया। ठीक है, अच्छा, एक बहुत 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 एक्चुअली एक नहीं दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों की मतलब बैंड बज जाती है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन सी हो जाती है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछे गए हैं, स्पेशली जहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर फॉर एग्जांपल अगर केएस का पेपर देख लो, उस टाइप के एग्जाम्स के अंदर, या यूपीएससी का पेपर देख लो, वहां से आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड सॉरी क्या प्रियम्बल कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? देखो इसके ऊपर भी पहले कई बार बात वगैरह की, एक मिनट, अमेंड की स्पेलिंग गलत होगी, पहले थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, इसमें काफी सारे केसेस वगैरह भी आए, लेकिन बाद में अल्टीमेटली जो आपको आंसर याद रखना है, दैट डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ये आंसर इज यस, एंड इट हैज बीन अमेंडेड वंस ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडेड वंस ओनली, अमेंडेड वंस ओनली, एक ही बार अमेंड किया गया और बार बार अमेंड नहीं किया गया। और इस अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? ये आपकी क्या था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के दौरान इसको अमेंड किया गया था, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, और इसमें क्या था आपका, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड यहां पर क्या किए थे, ऐड किए गए थे। अभी देखेंगे तीन वर्ड कहां पर आते हैं, ये तीन वर्ड यहां पर ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मतलब मैं पक चुका हूं पढ़ा कर, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाकर सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, ये सबके पेपर भी उठा के देख लेना, आपको रिसेंट कुछ 3-4 साल के अंदर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फॉर श्योर बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका कहानी होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इतना बड़ा अमेंडमेंट एक्ट था ना, मतलब इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए कि इसको कुछ और नहीं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम लोग कई बार इसके बारे में रिपीट भी करेंगे, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं कि इतने सारे चेंजेस किए गए थे। इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और बाद में इसको अभी करता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन होगी बाद में, और बाद में इस के बाद 1976 के बाद 1977 1978 के आसपास इलेक्शंस होते हैं, एंड फिर आपकी जनता पार्टी गवर्नमेंट जीत कर आ जाती है, और उसके बाद फिर पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार हमारे देश में बनी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, ओके तो हो गया। देन इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज प्रियम्बल
इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर भी आपको कल दे ही चुका हूं, है ना, लेकिन मतलब मैंने आपको इनडायरेक्टली इसका आंसर दिया था। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर इसको क्लियर कर दिया था। उस केस का नाम है केशव नंदा भारती केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन अब इसके बारे में पढ़ नहीं रहे, जब बाद में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बाद हम इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे। केशव नंदा भारती केस के अंदर आपका बोला था यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये तो आपको कल बता भी दिया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है तो बुक का इंट्रो कौन सा है? दैट इज प्रियम्बल ही है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना ही, इतना काफी है, इतना आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर रिमेंबर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। कुछ बोल तो नहीं रहा मैं प्रियम्बल के रिगार्डिंग? नहीं नहीं, ठीक है, इतना काफी, ओके। नाउ कम्स इज आपका प्रियम्बल, बेसिकली बात किसके रिगार्डिंग करता है। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करूंगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे कहानी। एक सेकंड यार, पेन एंड ओके, चलो ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग सबके सब भारत। देखो यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमने वी का इस्तेमाल किया है, मतलब आप मैं हम सब एक क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, मतलब हम लोग एकदम दृढ़ निष्ठा से हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे इंडिया को, एक इंडिया, ऐसा इंडिया बनाएंगे इनटू अ सोविनर। समझते हैं सर इसका मतलब क्या है? हर वर्ड का देखो मतलब है, और हर वर्ड का मतलब आपको समझना भी है कि इसका मतलब है क्या। बेसिकली सोविनर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर पहले वर्ड आया आपका सोवेरेन, सोवेरेन, सॉरी सोवेरेन। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं मैं, ठीक है, तो उसको मतलब ऐसे वो मत गलत सेंस मत लेना, ठीक है। सोवेरेन जो भी है करके, ये बेसिकली क्या बोलता है कि हमारा कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई भी बाहरी ताकत हमें कंट्रोल ना कर पाए, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी बाहरी ताकत हमें कंट्रोल ना कर पाए, मतलब किसी के बाहर की डायरेक्शंस के ऊपर हम लोग काम ना करें। एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंदर क्या बोला गया था कि हम लोग, है ना, वही बोला था, वो बोल के कहते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर कंप्लीटली सॉवरेन कंट्री, मतलब अब आप हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं, ये बोल के गए थे वो लोग, है ना, ब्रिटिशर्स बोल के गए थे। तो उसी का मतलब है कि अब हम आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का अगर आप सर्च करके देखोगे ना, तो ऑल्दो वहां पर आपको पीएम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कौन है पीएम, बाय द वे बताना जरा, है ना, बीएम हिंट दे दिया मैंने आपको, चलो बताओ जरा। सॉरी गलत भी हिंट दे दिया, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। एनीवेज बोरिस जॉनसन तो अलग है। एनीवेज, तो मैं बोल रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके जो आपको प्रीमियर देखने को मिलेंगे, हेड ऑफ द प्रीमियर जो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज स्टिल द क्वीन। स्टिल क्वीन उनकी क्या है, बिल्कुल हेड है, बिल्कुल प्रीमियर है। लेकिन हमारे देश की हेड जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे हम लोग कभी भी अभी भी क्वीन की ओनरशिप के अंडर हमारे देश को नहीं चला रहे, तो किसी भी प्रकार के कंट्रोल में हम नहीं है, बाहरी ताकत, बाहरी कंट्रोल में हम लोग नहीं, तो सोविनर कंट्री है, कंप्लीटली इट इज आउट देयर। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवादी। तो अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समाज के प्रति संवेदनशील होंगे, या फिर सिंपल सी भाषा में, कितनी गंदी सी राइटिंग होगी, मतलब कितनी से क्या कहते हैं, मतलब हम लोग समाज को साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल। और ये समाज खाली हमारे देश के रिगार्डिंग बात नहीं करता, दिस इज अ एक्सटेंडेड समाज, मतलब पूरी की पूरी दुनिया, है ना, वसुदेव कुटुंबकम जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ठीक है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या है सर, ईश्वर अल्लाह एक है, अलग अलग है नाम, मालिक सबका, सॉरी आई थिंक उल्टा बोल दिया ना, चलो छोड़िए, मेरे को पूरी लाइन याद नहीं आ रही है। ओके, सेक्युलर का मतलब सिंपल सा मतलब दैट इज हमारे देश का कोई भी सिंगल रिलीजन नहीं है। वी डोंट बिलीव इन अ सिंगल रिलीजन कंट्री, सिंगल रिलीजन कंट्री में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, सिंगल रिलीजन हमारे देश का नहीं है। दैट इज सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। चलो वो तो मुझे याद नहीं आई, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। मैं आपको एक और क्या कहते हैं लाइन सुनाता हूं। ओके, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, हिंदू को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। तो पॉइंट मेरे कहने का मतलब यह है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल आउट देयर, और ये हमारे संविधान के अंदर भी लिखा है। कितना ब्यूटीफुल है यार हमारा संविधान, सब कुछ इतनी चीज क्लियर लिखी हुई है। बट जिन लोगों को इनके बारे में ज्ञान नहीं है कि हमारा संविधान सबको इतनी बराबरी का मौका देता है, दे स्टार्ट टू फील वेरी एनवी अबाउट सर्टन थिंग्स, एंड फिर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमारे देश के अंदर, है ना, मतलब नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बैलेंस्ड, एंड हमारा जुडिशरी, हमारा ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव भी उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेक्युलर का मतलब क्या हो गया, हाय कितनी गंदी यार, ये स्पेलिंग वगैरह में मत जाना, ठीक है, वरना आप बोलोगे सर क्या ही आता है आपको, स्पेलिंग वगैरह तो ढंग से लिख नहीं पड़ते, क्या पढ़ाओगे आप हमें, है ना, कोई नहीं। तो सेक्युलर इज सिंगल रीजन कोई नहीं है, ऑल रीजन्स आर इक्वल आउट देयर, ठीक है। ये जो थॉट था ना, ये गांधी जी से, देन आपके कुछ और मतलब 3-4 लोग थे, वहां से निकल कर आया था। उन्हें बोलता कि जो सदैव क्या बोलते हैं रिलीजन को हिंदी में, क्या बोलते हैं,
सदैव धर्म संभव, सर्व धर्म संभव, ऐसे करके हमने बोला था, वहां से ये निकल कर आई थी। हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, चलो छोड़ो, क्या फायदा। एनीवेज, डेमोक्रेटिक का सिंपल सबको मतलब पता ही है, ठीक है। मतलब क्या है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट आउट हियर इन द कंट्री। एक सेकंड मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी क्या है, हमारे गवर्नमेंट इज representing the people of the country, representing the people of the country मतलब क्या है, ये हम लोग ही सरकार बनाकर देख रहे हैं। और डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग काफी सारी बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं वापस और रिपीट करना चाहिए, ठीक है। देन सर आपका आता है रिपब्लिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है, ये रिपब्लिकन सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको समझते हैं। रिपब्लिक, आप में से कई सारे लोगों ने आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में पता होगा। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, समझते हैं जरा। रिपब्लिक का ही सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारी, देखो दो मीनिंग है इसके, वो दोनों तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, दैट इज हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। हेड ऑफ स्टेट जो है, दैट इज प्रेसिडेंट इटसेल्फ, जिनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं। अब वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं, लेकिन इलेक्टेड होकर आते हैं। मतलब क्या है, कोई डिक्टेटर रूल नहीं हो रहा है, कोई मोनार्की रूल नहीं हो रहा है, कोई ऑटोक्रेसी का गवर्नमेंट नहीं है, वो भी क्या हो रहा है, चुनकर आ रहा है। तो इलेक्टेड फर्स्ट पॉइंट हो गया, इलेक्टेड वाला हो गया। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, क्या ये भी जो होते हैं ना, इनका एक फिक्स टेन्योर होता है। इनका क्या होता है, फिक्स टेन्योर होता है। मतलब ये नहीं है कि इलेक्टेड होकर आ रहे हैं तो ये रहेंगे, मतलब लंबे टाइम तक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पुतिन को देख लो, है ना, पुतिन है ना, व्लादिमीर पुतिन को देख लो, तो वो इलेक्टेड होकर, कहने को इलेक्टेड होकर आते हैं, लेकिन उनका टेन्योर कितना चल रहा है, 10 साल से बैठे हुए, है ना। मतलब वो बैठे ही है, मतलब चलते आ रहे हैं, और उनके उतने कितने आगे अभी और चलते रहेंगे, कितने 10 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, देयर इज मोर देन 20 इयर्स आउट देयर। एक सेकंड, मैं थोड़ी वॉइस की इशू आ रहा है ना, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो माफ करना, ये एक्चुअली हमारी गली के थोड़े से कुत्ते काफी पॉजिटिव हैं हमारे सिक्योरिटी को लेकर। एनीवेज, तो हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड, एंड टेन्योर क्या होता है इनका, मतलब लिमिटेड टेन्योर होता है। फॉर एग्जांपल 5 साल का टेन्योर होता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड वगैरह भी हो सकता है, लेकिन वो भी उसकी मतलब कुछ कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो टेन्योर इज फिक्स्ड, तो ये हमारे देश को अनंत काल तक रूल नहीं कर सकते। तो देयरफॉर उसका मतलब क्या होता है, रिपब्लिक सिस्टम यहाँ पर आपका है। तो ये तो हो गया भाई आपके चार एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट से हो गए। नाउ कम्स यहाँ पर क्या है कि रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सिटीजन को सिक्योर करना है व्हाट, क्या, जस्टिस। जस्टिस का मतलब सिंपल सी भाषा में इंसाफ। किस किस प्रकार का जस्टिस, देखो 3 जस्टिस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 प्रकार के जस्टिस के रिगार्डिंग बात की गई है। एक है आपका सोशल जस्टिस, सोशल मतलब सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक यानी कि पैसे के मामले में कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई मतलब पैसे वैसे के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, कुछ व्हाटएवर द केस, देयरफॉर आपको जस्टिस मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज वेल, पॉलिटिकल जस्टिस के रिगार्डिंग मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी हो गया, या फिर पावर से रिलेटेड कुछ भी हो गया, तो उसके रिगार्डिंग बात की गई है। फर्स्ट इज जस्टिस, सेकंड टर्म्स इज लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको सोचने की पूरी फ्रीडम है, कुछ भी सोचो आपकी मर्जी है, कुछ भी सोचो आपकी मर्जी है, कुछ भी करो ये आपकी मर्जी नहीं है। इसके अंदर आपकी और भी चीजें आ जाएंगी, अभी थोड़ा सा और क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। फंडामेंटल राइट्स की भी एक इनहेरेंट एप्लीकेशन, मतलब आप लिमिटलेस राइट नहीं है, मतलब देयर हैव सम काइंड ऑफ लिमिट आउट देयर, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप एक्सप्रेस करो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मुझे याद है कि हमारे मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो मैं देखो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो जॉली टाइप का है। मुझे बस ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोई एक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा वो तरीका, तो उन्होंने काफी बड़ा सा मैसेज लिखा था, जस्ट टेलिंग व्हाटएवर द केसेस। तो आई रिस्पेक्टेड आई इवन लाइक्ड द मैसेज कि हाँ ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपका फीडबैक है, तो आई वैल्यू दैट, ठीक है। तो ऐसा करके क्या एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। आई विल लव टू रीड दैट एज वेल। देन बिलीफ का मतलब क्या है, अगर मान लो कि आपको लगता है कि क्या बोले अपन कैसे करें बिलीफ को। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यार मैं तो भगवान में नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ मैं भगवान में नहीं मानता, मैं किसी प्रकार के फॉर्म ऑफ गॉड में नहीं मानता, तो ठीक है, आपका बिलीफ है, आप रहो। उन्हें क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, जो बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं करते। एक होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब भगवान भक्त होते हैं, मतलब भगवान के, अल्लाह जी के पूरे भक्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं थीस्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं सर जिनको बोलते हैं एग्नोस्टिक बोलते हैं, जो सोचते हैं कि क्या कहते हैं आपके गॉड तो है, लेकिन जिस फॉर्म में हम लोग मानते हैं गॉड को वो नहीं है, वो एक तरह की कोई ना कोई ताकत है। तो आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना बिलीफ है, जो भी मान के रख लो, घोल के पी जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब यू आर फ्री टू थिंक, फ्री टू एक्सप्रेस एंड फ्री टू बिलीव इन व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव, ठीक है।
देन आपका फेथ के रिगार्डिंग बात करिए, मतलब जिसको भी मानना है, जिसको भी पूजना आप कर सकते हो, एंड वर्कशिप इज ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे देश में कोई मनाही नहीं है, एंड बिलीव मी ये चीजें ना हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है ना, तो उनको रियलाइज नहीं होता, बट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ आवर कंट्री यू विल स्टार्ट टू फील कि यार ये कितनी चीजें क्या करती है, डिफरेंस करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है। ये मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, चलो कभी और बात करेंगे, रहने दो। देन कम्स इज आपका इक्वालिटी के रिगार्डिंग, इक्वालिटी दो चीजों के रिगार्डिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों चीज, सॉरी जस्टिस एंड इक्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। जस्ट इक्वालिटी बात करिए स्टेटस के रिगार्डिंग, स्टेटस के रिगार्डिंग मतलब क्या, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है, सबके सब क्या आपका स्टेटस के बराबर है, सबके सब, मतलब कोई एक्चुअली स्टेटस का कोई मतलब है ही नहीं हमारे देश के अंदर। एंड दूसरा क्या बोला है कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऐसा है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, कोई इंसान ऐसा है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एजुकेशन, तो उनको रिजर्वेशन दे दी जाएगी या फिर उनकी फीस को माफ कर दिया जाएगा। जो बहुत सालों से पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको पुश करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को यहाँ पर लेके आएगा या कुछ भी लेकर आएंगे, बट अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दी जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो दैट इज ऑल देयर। देन एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सबको सबके अंदर प्रमोट करना व्हाट, फ्रेटर्निटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है कि आपका ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया आपका, भाईचारा, भाईचारा। और यहां पर क्या लिखा है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, वैसे इंग्लिश की क्लास लग रही ज्यादातर, ठीक है, ये क्योंकि मतलब ये मतलब समझ रहे हैं हम लोग। डिग्निटी का मतलब ये होता है कि भैया आपकी आंतरिक जो होती है ना, कि मतलब एक सेल्फ होता है, उसको हिट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, कोई भी ऊपर नहीं है आपसे, कोई भी आपसे नीचे नहीं है, मतलब लाइक कोई भी नन ऑफ द पर्सन इज अबव फ्रॉम यू एंड नन ऑफ द पर्सन इज बिलो फ्रॉम यू, मतलब आप सबके सब सेम लेवल पे है। कोई अगर हल्की सी स्किन गोरी है तो उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, आपकी डिग्निटी को हर्ट नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज वो गोरा है, समझ रहे हो, ऐसे करके। तो ये चीजें को देखा जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बात की गई है, ऑफ द इंडिविजुअल एंड सॉरी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी का मतलब क्या है, अगेन यहां पर देखो, ये था फ्रेटर्निटी था मतलब ब्रदरहुड, यूनिटी इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट। ब्रदरहुड का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ आपस में लोगों से बात कर रहे हैं। यूनिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता होता है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता कपूर है ना, अरे नहीं एकता होता है। एंड इंटीग्रिटी का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर होता है अखंडता से, या फिर सिंपल सी भाषा में बताएं तो इसको इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी से, यानी कि सच्चाई। आप सच्चाई हो, मतलब सॉरी आपके अंदर सच्चाई है, हम सच्चाई से देश के प्रति काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी हो गई कि हम लोग ऑनेस्टी के साथ साथ वी आल्सो हैव अ स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल, तो हमारे मॉरल बिलीफ्स को हम लोग हर्ट नहीं करेंगे। तो इस सब के सब देखो कितने बड़े बड़े वर्ड, इतने मतलब फिलॉसफी, पूरी की पूरी फिलॉसफी यहाँ पर लिख डाली है, ऐसा लग रहा है, बट ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हर वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग में भी इसको जरूर देख लोगे, ठीक है। और बात एंड में क्या बोला यहाँ पर, क्या इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे, देखो ये आपको मैंने बताया भी था, हम लोग आई थिंक 2-3 क्लासेस से ये सेम पॉइंट रिपीट करे जा रहे हैं बार बार। इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे ऑफ 26th of November 1949, ठीक है। तो कल मुझे याद है, सॉरी कल ही परसों की बात होगी, तो जब क्या कहते हैं, एक मैं लाइव क्लास के अंदर कोई पूछ रहा था कि सर 26 नवंबर को नहीं 26 जनवरी को होता है, तो अब आई थिंक कंफर्म हो जाएगा आपको। 26 of November 1949 को डू हेयर बाय अडॉप्ट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं मतलब हमने बनाकर रख दिया, एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन को वगैरह प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार आपके लिए जूम करता हूं हल्का सा, आप देखने की कोशिश करो यहाँ पर एक चीज, कहां पर होता है जूम, ओके एक मिनट यार, कहां चला गया, ये रहा, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, देखो ये देखो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, यहां पर सेक्शन के अंदर ऐड हुआ है सोविनर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके बाद क्या यहाँ पर भी ये कुछ खास नहीं है, यूनिटी ऑफ नेशन को सब्स्टिट्यूट किया था, कुछ काम का नहीं। पॉइंट इज दिस, सोविनर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये आपका ऐड हुआ था, क्या कहते हैं आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आई थिंक काफी है, ओके चलो जी, ये तो हो गया अपने प्रियम्बल की पूरी कहानी समाप्त। इससे ज्यादा हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रिगार्डिंग, विच इज शेड्यूल्स के रिगार्डिंग, जैसा आपको मैंने वादा किया था। तो शेड्यूल हमारे कितने आते हैं सर, 12 शेड्यूल्स हमारे कितने आते हैं, 12 आते हैं। स्पेलिंग अभी भी गलत है मुझे पता है, छोड़ो उसको, ठीक है। ओके फटाफट से देखते हैं सर क्या है आपके, TEARS, टीयर्स, इधर भी ऑफ ही कर देते हैं, ऑफ, OLD, ओल्ड, एंड PF। कोशिश करते हैं इनको आंसर करने की फटाफट से ब्रीफली, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारी टेरिटरीज के रिगार्डिंग, ये बात करता है हमारी टेरिटोरीज के रिगार्डिंग, टेरिटरीज के रिगार्डिंग बात करता है कि हमारे केस में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियंस हैं, क्या क्या सिस्टम रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है सबको क्लब करके यहाँ पे लिख दिया गया। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एमुलेंट्स,
एमोल्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है सिंपल सी भाषा में, इसको बोलते हैं सैलरी। तो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट कितनी रहने वाली है, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितनी रहने वाली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना कमाएंगे, क्या सैलरी कितने मिलेगी, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, सबकी सैलरीज के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, मतलब मेजर मेजर लोगों की सैलरीज के रिगार्डिंग मेंशन किया गया। देन सर यहाँ पर आता है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एफर्मेशन, एफर्मेशंस। एफर्मेशन का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ अफर्म करना, मतलब कुछ ना कुछ पक्का करना। पक्का करने का मतलब यहाँ पर क्या है, ओथ है, ओथ से है। तो ओथ प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, या प्रेसिडेंट की ओथ में क्या लिखा होगा। देन आपका क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की ओथ में लिखा होता है दैट आई विल अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। और अगर खिलाफ जाते हैं तो क्या होता है, इंपीचमेंट हो सकती है उनकी, आर्टिकल में 61 के अंदर मेंशन किया गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज जब पढ़ेंगे इस चीजों के रिगार्डिंग। ये प्रेसिडेंट की क्या होगी, ओथ होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ होगी, तो ओथ के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया। देन आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेंशन क्या है, राज्यसभा के अंदर जो सीट एलोकेशन होगी, सीट एलोकेशन जो होगी वो किस प्रकार से होगी, कौन से राज्य से कितनी सीटें आएंगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया। देन यहाँ पर आता है आपका यस शेड्यूल एरिया, ये है आपका शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कुछ ऐसे एरियाज जिनको अलग से यहाँ पर डिमार्केट कर रखा है और उनकी ग्रोथ के रिगार्डिंग कुछ काम करना है। ओ से क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया। अब ये शेड्यूल एरिया और अदर शेड्यूल एरिया में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर जो शेड्यूल एरियाज है ना, इसके अंदर ज्यादातर ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग बात की गई है, और यहाँ पर 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। दैट इज, एक का नाम है असम, असम, देन आपका एक मिनट देन आपका मेघालय, मिजोरम, या एक मिनट AMT, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों का आता है आपका कौन सा नंबर शेड्यूल के अंदर, ये आपका आता है 6वें शेड्यूल के अंदर मेंशन किया हुआ है, और बाकी इसके अलावा जितने भी एरियाज बच गए वो कहां पर है आपके, दैट इज 5th नंबर शेड्यूल के अंदर मेंशन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। देन यहां पर सर आपका आता है, दिस इज कॉल्ड एज फेडरल, दिस इज कॉल्ड एज एफ से आता है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने कल भी बात कर दी कि जो इंडिया क्या है वो आपका क्या है, एक तरह का फेडरल कंट्री है। इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, मतलब जिसके अंदर क्या आपके एसोसिएशन है, बहुत सारे स्टेट्स वगैरह मिलकर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात होती है। तो ये फर्किंग प्रॉपर जैसे हो पाए, इसके लिए क्या करते हैं, हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर हमारे देश को, कहां लिखूं यार, हमारे देश को चलो एक मिनट अगले पेज पे लिख दूं, एक सेकंड पीछे जगह अपने पास, ये यहाँ लिख देता हूँ, अरे यार ये पार्ट्स आ गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पर समझा देता हूं आपको, हमारे स्टेट में क्या कर रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। कुछ काम जो है, जिसका भी कुछ ऐसे मैटर्स है जिसके ऊपर जब लॉ बनाने की बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस एक मुद्दा हो गया, डिफेंस एक मुद्दा हो गया, एटॉमिक एनर्जी क्या हो गया, मुद्दा हो गया, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यूनियन ही इसके ऊपर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। देन स्टेट के मुद्दे हो गए, स्टेट के मुद्दे का एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग कुछ बात होगी, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ बात होगी, तो ये सब क्या है आपके, ये स्टेट क्या हो सकता है, खुद इसके मुद्दों पर, मतलब खुद इसके ऊपर क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन सर आपकी आती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रहता है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि दोनों के अंदर क्या आपके कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ देम, ठीक है, ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसे करके काम चलता है, तो ये होता है फेडरल लिस्ट। तो ये कभी थोड़ा बहुत कभी ना एंड ऑफ द, कभी आप जा रहे हो ना किसी एग्जाम के लिए, तो एक लिस्ट सी होती है, बस आप गूगल करोगे ना आपको लिस्ट मिल जाएगी, हल्का हल्का मोटा पढ़ के चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पुलिस होती है वो कहां पर आती है, स्टेट के अंदर आती है, लेकिन जो आर्मी होती है वो किसके अंदर आती है, आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। थोड़ा दिमाग लगाकर भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कभी पर गंदे गंदे क्वेश्चन पूछने होते हैं पेपर में तो पूछ लेते हैं। देन सर यहाँ पर आता है, ये हो गए 7 हो गए। देन आपका आता है ओ फॉर, यहाँ पर क्या आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा शेड्यूल नंबर है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखो हमारे देश में टोटल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं अभी के डेट में, जिसमें आपकी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आती। इसके अलावा अगर आप बात करें सबसे लास्ट में जो भी लेटेस्ट एडिशन हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, तो हमारे देश में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई थी, जिसके अंदर कौन सी आती है आपकी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। डोगरी को तो अच्छे से जानते हो, डोगरी को डोंगरी भी बोलते हैं, बाकी सर मैं क्या ही बोलूं, आप लोग मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो, मैं तो खाली पढ़ाई। तो संथाली, सॉरी SAN आएगा, संथाली, ठीक है। अच्छा कश्मीरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सबसे एंड में यहाँ पर ऐड हुई थी ऐसे करके, ठीक है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, याद रखना, ऑलराइट। चलो देन सर आपकी अच्छा हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, यस, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डेफिनेटली है हिंदी। हिंदी के अलावा बहुत सारी है, उर्दू भी है, देन आपकी उड़िया भी है, बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। देन यहाँ पर आता है सर आपका लैंड रिफॉर्म्स, L स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या बात की गई थी कि जो
इसमें बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के रिगार्डिंग बात की गई थी और ये बोला गया था कि जो जमींदारी सिस्टम है उसे क्या किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है। जो हमारे देश की फर्स्ट अमेंडमेंट होती है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे देश की होती है वो भी किसके रिगार्डिंग होती है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के रिगार्डिंग होती है। और 1950 एक बार जाओ, आप मुझे बताओ फर्स्ट अमेंडमेंट हुई कब थी? मैं क्यों आंसर करूं, कुछ तो आंसर आपको मैंने क्वेश्चन कब पूछे ना, इसलिए अब पूछ सकता हूं। ये बताओ मुझे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारे देश में वो कब हुआ था? मैं आपको हिंट देता हूं, 19 तो मैं यहाँ पे लिख दिया, अब आगे यहाँ पे 2 डिजिट जो आएंगी वो बताना, ठीक है। देन डी जो बात करता है, ये बात करता है आपका डिफेक्शन के रिगार्डिंग। एक्चुअल में डिफेक्शन नहीं, एक्चुअली एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग बात करता है कि अगर दल बदल करोगे आप, डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, तो अगर दल बदल करोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग बात करता है। अगर दल बदल किया आपने, किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी जंप करते रहे, ऐसे करते रहे, और आपने सर्टेन प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी और यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड, यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका अगर आप दल बदल वगैरह करते हो। देन पीएमएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी का मतलब यहां पर क्या है, पंचायत से है, पंचायत पंचायत पंचायत। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 19, अरे यार मैं डेट भूल गया, रुक जाओ, उफ 1973 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे यार मैं डेट भूल गया, एक सेकंड बे यार, 19 एक मिनट जाओ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 कैसे हो गया, 1993 होगा। देखो यार मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है इसका, ये इसको डाउट आ रहा है, ठीक है, तो ये मुझे डाउट आ रहा है, मैं स्किप एकदम से दिमाग में स्किप हो गया। एनीवेज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 समथिंग लाइक दैट है, ये मैं रबी करता हूँ, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1992 होगा, 1992 के अंदर ये आपका आया था। और ये आपका होगा इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज एक बार चेक कर लेना, मैं आपको टेंशन मत लो, जब तक आपका लेक्चर आएगा तब तक मैं आपको कमेंट वगैरह में मेंशन कर दूंगा। 1982 है वैसे, जितना मुझे याद आ रहा है 1982 इज द राइट ऑप्शन। देन म्यूनिसिपैलिटीज आपका आया 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपका आया। ये बेसिकली किसके लिए आया था, किसके लिए आया था, ये आया था आपका कि हम लोग लोकल लेवल के ऊपर हम लोग क्या कर सके, गवर्नेंस इंप्रूव कर सके, उसके लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। पंचायत वाज इंट्रोड्यूस बाय बलवंत राय मेहता कमेटी और एल एम सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बहुत सारी कमेटीज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देन यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज जो है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है बेसिकली नगर पालिका, जिस तरह से गांव लेवल के ऊपर होती है विलेज पंचायत या फिर पंचायत जिसे बोलते हैं, ये जो टाउन लेवल पर होती है वो उसे बोलते हैं अपन म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका, ठीक है। ये इसके अंदर चलो मैं आपको बताऊंगा, वैसे अभी हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बात बताऊंगा आपको कभी ना कभी। तो ये तो हो गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इसका। अब थोड़े बहुत हम लोग पार्ट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 25 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 25 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 1 से 4 ये बात करता है यूनियन एंड टेरिटरीज के रिगार्डिंग। मैं खाली आपको ना इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूँ, देखो ये थोड़ी सारी इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है। सिटीजनशिप ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक ठाक है। एक मैं हाईलाइटर क्यों ना ले लूं, हाईलाइट, ओके ठीक है। यूनियन टेरिटरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप इज गुड इनफ, ठीक है ठीक है, एक दो पॉइंट ये इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फंडामेंटल राइट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मैं बताऊं उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट तो आपको करना ही करना है अच्छे से। डीपीएसपीस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट, ये थोड़ी सी हमें एक बार को हमें पढ़ना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, यूनियन एग्जीक्यूटिव वगैरह कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर पढ़ लेंगे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। देन आपका आता है टू, ये क्या लिख दिया भाई इन्होंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। देन आपका आता है 7th, देखो 1 2 3 4 के बाद क्या आता है 4A आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4A आता है। देन आता है 5th, देन आपका आता है 6th, और 7th क्या होगा, डिलीट हो गया। 7th यहाँ पर था लेकिन वो क्या होगा, डिलीट हो गया, अभी वो शेड्यूल के अंदर ही मेंशन कर दिया गया, तो 7th इज नॉट प्रेजेंट आउट हियर, ठीक है। देन सर यहाँ पर आपका आई थिंक ये तो हो गया ना, हाँ 7th यहाँ पर हो गया, ये है नहीं अब यहाँ पे, देखो लिखा हुआ डिलीट विद द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट बी के अंदर ही मेंशन करता है, तो ये डिलीट हो चुका है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। देन आपका आता है 8th बात करता है यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग, ये अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ये छोड़ सकते हैं हम लोग। पंचायत के रिगार्डिंग बात करता है, ये हम लोग पढ़ लेंगे, इसके सर्टेन पोजीशंस को हम लोग पहले से अलग से पढ़ लेंगे। देन सर देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, देन आपका 9A आ रहा है, और फिर यहाँ पर 9B आ रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं है 9B आ रहा है। 9B जो बात करता है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग, ये आपका ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है, ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, पिछले साल की बात है, ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन एक प्रोविजन को छोड़ के, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर में याद रख लेना, ठीक है। देन आपका सर 10th आ रहा है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया, नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ काम का नहीं हमारे, कुछ काम का नहीं। रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं आप इसको। देन सर हमारा आता है नेक्स्ट, ये आपका आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स सूट्स वगैरह के रिगार्डिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हो। देन आपका ट्रेड कॉमर्स ये वो करके कुछ काम का नहीं है, मतलब ये आपको सब चीजें ना इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो खाली बोल रहा हूँ वही आपको याद रखना है। सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये सबसे याद रखना। देखो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते क्या है, ये होते हैं देखो जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट हमारी फंक्शनिंग कर रहा है, उसमें क्या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं,
इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या रहता है आपका बर्डन रहता है पेंडिंग केसेस का। आपने जॉरी एलएलबी तो देखी होगी, है ना, तो कोई भी देखिए दोनों में डायलॉग बताया गया 1 या सेकंड पार्ट के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या रहता है इनके ऊपर लोड रहता है। उस लोड को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसे इसी तरह से लोक अदालत देखने को मिलती है। इस तरह से आपको और भी टाइप के कुछ और प्रोविजंस बनाए हुए गवर्नमेंट ने कि इनके ऊपर क्या हो सके, लोड वगैरह कम हो सके। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली इसके रिगार्डिंग बात करता है। ये स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जजमेंट पास करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जो नॉट सो ट्रिवियल मैटर्स होंगे, मतलब जो नॉट सो इतने सारा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है ना, उनको सुलझा देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिक्कत है, एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उसको सुलझा देगा ट्रिब्यूनल अलग से करके। तो ये थोड़ा सा आपका ये देखने को मिल जाता है। देन इलेक्शंस यार इतने फेयरली, इतने नॉट इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रिब्यूनल्स का पार्ट कौन सा आता है, ठीक है। देन आपका इलेक्शंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हो। स्पेशल प्रोविजंस, रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस वगैरह, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो इसको भी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज का शेड्यूल ये पार्ट नंबर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप की इमरजेंसी आपको देखने को मिलती है हमारे देश में। एक होती है नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल में लिखी है हमारी स्टेट इमरजेंसी, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल आउट देयर। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको देखने को मिलती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे देश में आज तक लगी नहीं, विद इमरजेंसी जो होती है वो नहीं लगी, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजंस नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो, कुछ काम का नहीं, ठीक है। ये इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कभी अगर हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हो। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी छोड़ सकते हो। जितने मैंने आपको हाईलाइट किए ना, इन सबको आपको पार्ट नंबर इनका याद रख लेना, बाकी किसी का भी पार्ट नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर पूछते हैं। अगर ज्यादा मन करे तो इन दोनों का हल्का देख लेना, इनका हल्का देख लेना, कभी कभार बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, पर इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, मेरे को लगता है हमारी क्लास का दिन काफी ज्यादा होगी आज के लिए, है ना, आज के लिए काफी ज्यादा हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज फटाफट से एक बार नीचे कमेंट करके बता देना कि यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड ऑल एंड द वे ऑफ टीचिंग, व्हाटएवर द स्टफ इज देयर। और जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में डायरेक्टली आते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पंजाब के अंदर एसआई का पेपर हुआ था और उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपसे पूछा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कब आया गया था, उसकी पूरी की पूरी डेट पूछी गई थी ये इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये पूछा गया था कि कौन सा एक्ट आया था और उसकी प्रॉपर डेट क्या थी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा आंसर करना फटाफट से क्वेश्चन का। ऑलराइट, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल से बिगिन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस सारे लेक्चर देख लो, फिर हमारा काम आसान रहेगा। टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद, बाय बाय।